एपिसोड 661 टू 670। अध्याय 661। 163। जैसे मछली पानी पीती है वैसे ही वह तापमान को स्वयं जानती है। अंडरस्कोर 3। कार में बैठे बैठे भी उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। हीटर चालू करने पर गर्म हवा उसके चेहरे पर पड़ी और उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। लेकिन मन ही मन वह मानती थी कि यूनिया की बातों में कुछ सच्चाई थी। शायद उसके अंदर भी एक द्वेषपूर्ण पक्ष था। सिर हिलाते हुए उसने उन नकारात्मक विचारों को दूर भगा दिया। आखिरकार शियांग वह थी जिसे उसने बचपन से बड़ा होते देखा था। वह चुपचाप खड़ी होकर उसकी जवानी को यूं ही बीतते हुए नहीं देख सकती थी। यूनिया को उसे ये सब बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बता दिया। क्यों? अब जाकर बाई रान को इन बातों पर विचार करने का मौका मिला था। शायद यूनिया उसे भरोसेमंद समझती थी, कोई ऐसा जिस पर वह सच बता सके। इस एहसास से बाई रान को कुछ हद तक खुशी हुई। कम से कम यूनिया उसे अजनबी तो नहीं समझती थी। यूनिया, ओह यूनिया, तुम ऐसी क्यों बन गई हो? बाई रान को लगता था कि यूनिया स्वभाव से दयालु है, क्योंकि किसी को बचाते हुए उसका वीडियो लोगों को धोखा नहीं दे सकता था। युन शेन और युन शू के बारे में सोचते हुए शायद उनके बीच की नफरत उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक जटिल थी। हालांकि वह षड्यंत्रों के उस रंग के पात्र से बाहर निकल चुकी थी और उनकी नफरत का उससे अब कोई लेना देना नहीं था। अब सबसे अहम मुद्दा शियांग को बचाना था। यूनिया की पिछली बातों को याद करते हुए, जिसमें उन्होंने पीड़ित का ये शियाओ से संबंध बताया था, और यह समझते हुए कि वे दोनों ही चतुर थीं, बाई रान ने छिपी हुई बात समझ ली। यूनिया ये शियाओ पर दोष मरना चाहती थी। इसी ये शियाओ ने एक बार यूनिया को काफी परेशान किया था, लेकिन अंत में यूनिया ने उसे ही जाल में फंसा लिया था। नतीजा इतना बुरा था कि यूनिया ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया था। सचमुच वह तो बहुत ही द्वेषपूर्ण व्यक्ति है। हाल ही में देश लौटे निंग किंगलिन के सामाजिक संबंध स्वाभाविक रूप से निंग परिवार के वर्तमान मुखिया निंग जिहुआन के बराबर नहीं थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निंग जिहुआन से संपर्क किया, पूरी स्थिति समझाए और उनसे कुछ मदद मांगी। निंग जिहुआन अपने चाचा का बहुत सम्मान करते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के मामले को सुलझाने के लिए जुट गए। लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं था। बाई शियांग के खिलाफ हत्या के सबूत अकाट्य थे और मामला सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अगर पहले ही सुनवाई हो जाती तो शायद कुछ उम्मीद होती। अब बस अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना बाकी था, जो स्पष्ट था। पहला मुकदमा 3 दिन बाद होगा। चूंकि आरोपी की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी लेकिन 18 वर्ष से कम थी, इसलिए अदालत ने बंद कमरे में मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसका अर्थ है कि किसी भी दर्शक को अनुमति नहीं दी जाएगी। जब बाई रान ने ये खबर सुनी तो उसे निराशा का अनुभव हुआ। ये जानते हुए कि शियांग पर गलत आरोप लगाया जा रहा था, वह चुपचाप खड़ी होकर उसे मौत की ओर जाते हुए नहीं देख सकती थी। क्या उसे यूनिया से विनती करनी चाहिए? उसका रवैया इतना दृढ़ था कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्या उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि वह यूनिया की निंदा करे? चूंकि यूनिया बाई शियांग को भली भांति फंसाने में सक्षम थी, इसलिए स्पष्ट रूप से उसके पास मजबूत साधन थे। अगर वह ऐसा करती तो यूनिया उसके खिलाफ हो जाती, और वह मन ही मन ऐसा नहीं चाहती थी। जिहुआन, शियांग मेरी भतीजी है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? मुझे परवाह नहीं कि इसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, बाई रान ने विनती की। निंग किंगलिन ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। निंग जिहुआन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, चौथी चाची, ऐसा नहीं है कि मैं मदद करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन इस मामले का फैसला हो चुका है। सबूत पुख्ता हैं। अगर हम पहले मुकदमे के बाद नतीजे को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपील करना व्यर्थ होगा। बाई रान ने गहरी सांस ली। क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा था? हालांकि निंग जिहुआन ने उसकी ओर देखा। वह बाई रान को संकेत दे रहा था कि सजा कम करवाने के लिए आरोपों को कम करने की संभावना हो सकती है। लेकिन निंग जिजिन उसे कभी पसंद नहीं करती थी और अब उसे उसके पास जाना ही था। बाई रान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। निंग किंगलिन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जिजिन से बात करूंगी। मेरी खातिर उसे कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। बाई रान को गहरा अपराध बोध हुआ। शियांग के लिए निंग परिवार के सदस्यों को इतना परेशान करने के कारण वह वास्तव में मन ही मन असहज महसूस कर रही थी। उसे किंगलिन को बिना सोचे समझे सच बताने का पछतावा हुआ, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं था। अचानक उसे यूनिया की कही बात याद आ गई कि उसे एक दिन इसका पछतावा होगा।
लेकिन क्या सच में होगा? ये जानते हुए भी कि शियांग शियांग ने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी, वह उसे मौत की ओर बढ़ते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। उसकी भावनाएं विरोधाभासी और उलझी हुई थीं। निन किंगलिन ने मानो उसकी आंतरिक उथल पुथल को भांप लिया और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए मौन सांत्वना दी। निंग जिहुआन ने याद दिलाते हुए कहा, बड़ी बहन आईवीएफ उपचार के लिए राजधानी में है और उपचार ठीक नहीं चल रहा है। उनका मूड काफी खराब होगा, इसलिए उनसे बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें। निंग जिजिन की शादी को 8 साल हो गए थे और वह गर्भवती नहीं हुई थी। ये फैन के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद वह अपने ससुराल वालों और बाहरी दुनिया के दबाव को सहन नहीं कर सकी और उसने आईवीएफ करवाने का फैसला किया। हालांकि उसका गर्भाशय गर्भधारण के लिए अनुकूल नहीं था और कई असफल आईवीएफ प्रयासों के बाद उसकी सास ने निंग जिजिन को कोई विकल्प दिए बिना सरोगेट मां का इंतजाम करने का फैसला किया। अध्याय 662 163 मछली की तरह जो पानी पीती है वह स्वयं जान जाती है कि पानी ठंडा है या गर्म। _4 अगर बच्चा खुद के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता तो खून का रिश्ता होने के बावजूद अगर वह 10 महीने की गर्भावस्था की खुशी का आनंद नहीं ले सकती तो फिर इसका क्या मतलब है? सास का दबदबा बेहद सख्त है और अब सबको पता चल गया है कि निंग जिजिन बांझ है। उसने अपनी सारी गरिमा खो दी है और अब वह पूरी तरह से हंसी का पात्र बन गई है। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह टूट चुकी है। अब जब वह सड़क पर चलती है और गर्भवती महिलाओं को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, गुस्से से भर आती है, व्यथित होती है और आक्रोश से भर जाती है। वह अवसादग्रस्त हो गई है, लगभग पागल सी हो गई है। आज लेडी ये एक युवा सुंदर लड़की को घर लेकर आई। इस लड़की को लेडी ये ने बड़ी सावधानी से सरोगेट उम्मीदवार के रूप में चुना था। लेडी ये के कड़े मानदंडों पर खरा उतरना ये दर्शाता है कि वह वास्तव में एक असाधारण लड़की है। जाओ, युवती को नीचे बुलाओ, लेडी ये ने बैठक के सोफे पर बैठे हुए नौकर को उदासीनता से निर्देश दिया। नौकरानी आंटी झांग ने लेडी ये के बगल में खड़ी लंबी खूबसूरत लड़की की ओर सूक्ष्मता से देखा, हाँ, और ऊपर की ओर चलने के लिए मुड़ गई। वे बैठ जाओ, शर्माओ मत, आराम से रहो, लेडी ये ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वे नाम की लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद लेडी ये, और आज्ञाकारी भाव से बैठ गई। लड़की के सौम्य और अच्छे व्यवहार को देखकर लेडी ये और भी अधिक संतुष्ट हो गईं। इस लड़की का नाम ये युवेई था। संयोग से उनके उपनाम भी एक जैसे थे, ये सचमुच किस्मत का खेल लग रहा था। वह हुआडू डांस अकादमी के शास्त्रीय नृत्य विभाग में प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जहां उसने उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम प्राप्त किए थे और कई बार छात्रवृत्ति जीती थी। उसमें कोई बुरी आदतें नहीं थीं, उसका चेहरा मनमोहक और सुंदर था और लेडी ये ने तो उसकी जांच भी करवाई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने कोई सर्जरी तो नहीं करवाई है। क्योंकि उन्होंने नृत्य का अध्ययन किया था, इसलिए उनमें एक शास्त्रीय आभा थी जिसके कारण उनके आसपास रहना बहुत सहज लगता था। वह 70 मीटर लंबी, सुडौल और गोरी थी और अनाथ थी। लेडी ये ने विशेष रूप से उसके बारे में छानबीन की थी। उसके माता पिता की 5 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिससे वह अनाथ हो गई थी। उसकी प्रतिष्ठा बेदाग थी और बचपन से ही शिक्षकों और सहपाठियों के बीच वह बुद्धिमान, आज्ञाकारी, सौम्य और सुंदर के रूप में जानी जाती थी। उसके माता पिता दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जो कि हर लिहाज से स्वीकार्य था। शुरू में वह सरोगेट बनने के खिलाफ थी, लेकिन अच्छे मुआवजे के बारे में सुनकर उसने इस पर विचार करने का फैसला किया। छानबीन करने पर लेडी ये को पता चला कि वह लड़की दयालु भी थी। जिस अनाथालय में वह पली बढ़ी थी, उसकी निदेशक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निदेशक की अपनी कोई संतान न होने के कारण लड़की ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। अस्पताल के भारी भरकम बिलों से वह परेशान थी और मजबूरी में उसने सरोगेट बनने के लिए सहमति दे दी। इससे लेडी ये को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। लेडी ये को घमंडी या लालची औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। भले ही उन्हें सिर्फ लड़की का गर्भ उधार लेना था, लेकिन उनके पोते का पालन पोषण लड़की के शरीर में होना था, इसलिए बुरी मानसिकता वाली कोई भी औरत उन्हें मंजूर नहीं थी। ये लड़की उन्हें बेहद पसंद आई। अगर वह साधारण पृष्ठभूमि से न होती तो वह उनकी बहू बनने के लिए काफी होती और निंग जिजिन से कई गुना बेहतर होती। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, लेडी ये को अचानक एक विचार आया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे दबा दिया और इंतजार करने और देखने का फैसला किया। छोटी बच्ची, मालकिन एक लड़की को घर लाई है, तुम जल्दी नीचे आकर उसे देख लो। आंटी झांग ने चादर हटाई। निंग जिजिन गहरी नींद में सो रही थी, उसके कपड़े सिकुड़े हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। निंग जिजिन ने कंबल अपने सिर पर खींच लिया और बुदबुदाई, मैं नहीं जाऊंगी।
युवती, हार मान लेना कोई समाधान नहीं है। अगर तुम सचमुच इसे सहन नहीं कर सकती तो तलाक ले लो। अगर तुम स्वामी जी को छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकती तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। इस घर में आंटी झांग ही एकमात्र ऐसी थी जो सचमुच उनका भला चाहती थी। निंग जिजिन की आंखों के कोने से चुपके से एक आंसू बह निकला। पिछली रात ये फैंग से उसकी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वह तलाक चाहती थी, लेकिन ये फैंग ने हठपूर्वक इनकार कर दिया, यहाँ तक कि यह भी कहा कि अगर उसने उसे छोड़ने की हिम्मत की तो वह उसके पैर तोड़ देगा। उसने उससे अचानक ही शादी कर ली थी और उसे आज भी याद था कि जिकी ने उस समय क्या कहा था। बहन, तुम आसमान में उड़ने वाली फीनिक्स हो, लेकिन ये फैंग एक आलीशान पिंजरा है। वह तुम्हें अपनी सीमाओं में कैद रखता है, तुम्हारे पंख काट देता है ताकि तुम फिर कभी उड़ न सको। फिर भी तुम स्वेच्छा से नीचे गिरती हो, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये बहुत अलग हैं। एक दिन यही चिंगारी तुम्हारे बीच बारूद के ढेर में आग लगा देगी। तुम्हारे प्यार चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, वे रोजमर्रा की जिंदगी की टूट फूट को सहन नहीं कर सकते। एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। जिकी ने पहले जो कहा था वह सही था, उसने यह बात मान ली। लेकिन आखिरी वाक्य के बारे में उसने असहमति जताई। ये फैंग से शादी करने पर उसे कोई पछतावा नहीं था। आज भी इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उसे कोई शिकायत या पछतावा नहीं है। असल में संतानहीनता उसी की वजह से थी, न ही उसके परिवार को कोई वारिस देने की वजह से। शायद कोई भी परिवार ऐसी स्त्री को स्वीकार नहीं कर पाता। अध्याय 663। 163 जैसे मछली पानी पीती है वैसे ही वह तापमान को स्वयं जानती है। _5 अगर वे फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगें तो भी वे जीवन भर साथ नहीं चल सकते, क्योंकि कई अनपेक्षित घटनाओं और मुश्किलों ने धीरे धीरे उनके प्यार को कम कर दिया था। प्यार अंधा और आवेगपूर्ण हो सकता है, लेकिन शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होती। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है, रिश्तेदारी, परिवार, बच्चे। 8 साल बीत चुके थे। उन्होंने सुख और दुख दोनों का अनुभव किया था, खुलकर हंसी थी और फूट फूट कर रोई थी। ये यादें उनके जीवन भर के लिए काफी थीं। उन्हें मास्टर निंग की पत्नी होने पर गर्व था, लेकिन वह किसी और महिला के अपने और उनके बच्चे के साथ संबंध होने की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पूरी रात सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसके स्वाद के हिसाब से वह बहुत खूबसूरत होगी, है ना? निंग जिजिन ने उदासीनता से पूछा। आंटी झांग ने उसके चेहरे के भावों को देखा जो अनिच्छा से भरे हुए थे। युवती। निंग जिजिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे पूछने की भी जरूरत है? जवाब तो स्पष्ट है। वह सीधी खड़ी हुई और बिना बाल संवारे ही बाहर चली गई। आंटी झांग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बोली, छोटी बच्ची, क्या तुम थोड़ा सज धज नहीं करोगी? कम से कम तुम्हें वैध पत्नी होने का रुतबा तो दिखाना चाहिए, न कि उसके सामने फीका पड़ना चाहिए। जब भी उन महिलाओं का सामना करना पड़ा है जिन्होंने मालिक के पास आने की हिम्मत की है, तुम हमेशा से इतनी प्रभावशाली रही हो। लेकिन अब, निंग जिजिन ने लापरवाही से अपने बिखरे बालों को सीधा किया और उदासीनता से हंसते हुए कहा, खूबसूरती से सजने संवरने का क्या फायदा? जो होना है वो तो होकर रहेगा, और इससे केवल मेरे आत्मविश्वास की कमी ही झलकती है। इतना कहकर उसने आंटी झांग का हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर चली गई। निंग जिजिन को उम्मीद थी कि वह महिला बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन वह उसकी असाधारण सुंदरता देखकर दंग रह गई, और वह इतनी जवान थी मानो सुबह का सूरज अभी अभी उगा हो या सुबह की ओस से ढका कमल हो। उसे देखकर निंग जिजिन को बुढ़ापा महसूस होने लगा। उस लड़की में एक दुर्लभ शास्त्रीय आकर्षण था। वह वहां एक सुंदर चित्र की तरह चुपचाप बैठी थी, शांत, आज्ञाकारी और विनम्र, बिल्कुल वैसी ही बहू जिससे लेडी ये सबसे अधिक संतुष्ट होती। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद इस महिला को देखते ही उसका दिल असहनीय पीड़ा से भर गया। अगर ऐसा होता तो वह इस महिला द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने के विचार को और भी कम स्वीकार कर पाती। निंग जिजिन को अस्त व्यस्त हालत में नीचे आते देख लेडी ये ने भौहें चढ़ाईं और उनकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। देखो तुम कितनी बुरी हालत में हो। अगर बाहर के लोग तुम्हें अभी देख लें तो ये परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ओह, तो क्या ये युवती बाहरी है? सोफे पर बैठी निंग जिजिन ने लापरवाही से अपनी भौहें उठाईं और चुपचाप बैठी लड़की की ओर देखा। लड़की ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नमस्ते युवती। मेरा नाम ये युवेई है। आप मुझे वेई वेई कह सकती हैं। विनम्र और शालीन, यहाँ तक कि उनकी मुस्कान की बनावट भी बिल्कुल सही लगती थी, जिससे दूसरों को कोई कमी निकालने की गुंजाइश नहीं बचती थी। निंग जिजिन ने मन ही मन उपहास किया,
तो उसने न केवल गर्भावस्था को संभालने के लिए बल्कि सीधे गर्भ धारण करने के लिए भी किसी को ढूंढ लिया था। निंग जिजिन को इस बात का भली भांति पता था कि उसकी सास उसे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। शुरुआत में ये फैंग की मां की खातिर उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब ये औरत इतनी बेशर्म हो गई थी कि निंग जिजिन के लिए दिखावा करना बेकार हो गया था। ये युवेई का हाथ थामे गंभीर निगाहों से निंग जिजिन को देखते हुए लेडी ये बोली, ये युवेई को मैंने बहुत सोच समझकर चुना है। ये परिवार के सबसे बड़े पोते का उससे जन्म होना बिल्कुल सही है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने ऑपरेशन की तारीख तय कर दी है। मुझे पता है यह आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे दोष मत दीजिए, हमें ये वंश को आगे बढ़ाना ही है। भले ही बच्चा आपसे पैदा न हो, फिर भी वह आपके खून का होगा। बच्चे के जन्म के बाद मैं यूएई को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूंगी, ताकि वह आपके और बच्चे के सामने दोबारा न आए और आपको कोई मानसिक तनाव न हो। यह मेरी तरफ से सबसे बड़ी रियायत है। ये वास्तव में सबसे बड़ी रियायत थी। निंग जिजिन ने मन ही मन व्यंग्य किया, क्या ये फैंग को इसके बारे में पता है? लेडी ये थोड़ी देर रुकी। अभी फैंग एर को इसके बारे में न बताएं, सफलता मिलने के बाद बात करेंगे। जब उन्होंने सरोगेसी का सुझाव दिया था तो ये फैंग ने सबसे पहले इसका विरोध करते हुए कहा था कि वह किसी भी हालत में इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनके स्वभाव को जानते हुए अगर उन्हें पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन शुक्राणु निकालने के लिए आपको उसकी भागीदारी की आवश्यकता है। क्या आप इस रहस्य को उससे अनिश्चित काल तक छिपाने की योजना बना रहे हैं? लेडी ये हंसते हुए बोली, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी सर्जरी हुई थी तब मैंने उनके शुक्राणु का एक नमूना पहले ही सुरक्षित रख लिया था। इस बार उन्हें उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने इस दिन का अनुमान लगा लिया था और इसके लिए काफी पहले से तैयारी कर ली थी। निंग जिजिन को सच में जोर से हंसी आ रही थी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी तभी एक शख्स काले सूट में कमरे में दाखिल हुआ, जो बेहद आकर्षक और सुंदर दिख रहा था। फैंग, तुम अब वापस क्यों आए हो? अंदर आए व्यक्ति को देखकर लेडी ये ने आश्चर्य से कहा। अध्याय 664, 163 जैसे मछली पानी पीती है वैसे ही वह तापमान को स्वयं जानती है _6। निंग जिजिन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। क्या ये सुंदर व्यक्ति यंग मास्टर ये शिंगुआ ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी है? ये युवेई की धड़कन तेज हो गई। उसने पहले सिर्फ मीडिया द्वारा ली गई तस्वीरें देखी थीं और अब पहली बार उसे सामने से देख रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतना सुंदर होगा, खासकर उसकी हर हरकत से निकलने वाला आकर्षण, जो उसे एक अप्रतिरोध्य और गहरा मोहक बना देता था। जिस बच्चे को वह जन्म देने वाली थी, क्या वह सचमुच उसका ही बच्चा था? इस विचार से उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा, लेकिन फिर एक कड़वी भावना ने उसे तुरंत घेर लिया, जिससे उसके दिल में उमड़ रही उत्तेजना तुरंत बुझ गई। उस आदमी ने शुरू से अंत तक उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि उसकी निगाह उस अस्त व्यस्त और थकी हुई महिला पर टिक गई और उसकी आंखें पल भर में अविश्वसनीय रूप से कोमल हो गईं। उसने दबे स्वर में अपनी मुठ्ठियां भींची और धीरे से अपनी निगाहें नीचे कर लीं। मैं एक दस्तावेज लेने वापस आया था, ये फैंग ने उदासीनता से कहा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, निंग जिजिन का हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर चल दिया। फैंग, लेडी ये ने उसे रोकने के लिए पुकारा। ये फैंग ने पीछे मुड़कर कहा, माँ, क्या कुछ और भी है? वह नजर इतनी तीखी थी कि छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। लेडी ये ने दबी जबान से भौहें चढ़ाईं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, देखो तो जरा, मेहमानों का अभिवादन तक नहीं किया। इस युवती का नाम ये युवेई है, ये माँ की। किसी भी अनुचित व्यक्ति को घर मत लाना। जिनजिन और मुझे अभी भी कुछ बातें करनी हैं। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना निंग जिजिन को खींचकर ऊपर ले गया। लेडी ये के चेहरे पर उदासी छा गई। ये युवेई की मुस्कान में थोड़ी कड़वाहट थी। ये महोदया, ऐसा लगता है कि स्वामी जी और स्वामी जी दोनों ही मुझे पसंद नहीं करते। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं ये युवेई के बोलते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बेहद दुखी लग रही थी। लेडी ये ने उसका हाथ थामकर उसे धीरे से दिलासा देते हुए कहा, फैंग का स्वभाव ही ऐसा है। उससे और बातचीत करने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। उसका स्वभाव वास्तव में बहुत अच्छा है। जहां तक निंग जिजिन की बात है, उसके रवैये का कोई महत्व नहीं है। ये युवेई ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक काली चमक कौंध गई। ऊपर जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, निंग जिजिन ने उनका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे मत छुओ। ये फैंग ने प्यार से समझाते हुए कहा, कल रात मुझसे गलती हो गई। क्या आप मेरी माफी स्वीकार करेंगे? गुस्सा मत होइए, मैंने बाली द्वीप के लिए टिकट बुक कर लिए हैं।
चलिए कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तुम भाग रहे हो, जब हम वापस आएंगे तो हमें जिस वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा वह और भी क्रूर होगी। ये फैंग, मैं थक गई हूँ। मुझे जाने दो, निंग जिजिन ने थकी हुई आवाज में अपना चेहरा ढकते हुए कहा। नहीं, मैं मरते दम तक भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए ये फैंग ने निंग जिजिन को बिस्तर पर धकेल दिया और उसे दबा दिया। निंग जिजिन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये फैंग के सामने वह टिक नहीं पाए। ये फैंग, ये बलात्कार है। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। उसने दांत भींच लिए और भौहें चढ़ा ली। बलात्कार? तुम मेरी वैध पत्नी हो, वैवाहिक संबंध रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने मुझे फिर से छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगर बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? मुझे वैसे भी बच्चे कभी पसंद नहीं थे। ये बिल्कुल ठीक है। शियाओ शियाओ के बच्चे को बाद में गोद लिया जा सकता है, आखिर ये सब ये परिवार का खून है। तुम बहुत भोले हो। निंग जिजिन ने उसकी आंखों में देखा और अचानक मुस्कुरा दी। चलो, इस आखिरी बार के लिए हम दोनों के लिए एक खूबसूरत याद छोड़ जाते हैं। उसने पहल करते हुए अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसके कान में मधुर स्वर में कहा, आह फैंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे शादी करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। 2 घंटे बाद वह बिस्तर पर पूरी तरह से थकी हुई पड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई ट्रक चढ़ गया हो। आईवीएफ के बाद उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गई थी। 2 घंटे बाद ही उनकी सहनशक्ति खत्म हो गई। उन्होंने मन ही मन कड़वी मुस्कान बिखेरी, सचमुच उनकी ताकत क्षीण हो रही थी। ये फैंग ने उसके होठों पर चुंबन किया और कहा, अच्छी तरह रहना, घर पर आराम करना। मैं कंपनी के काम निपटाने जा रहा हूँ। आज दोपहर घर पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जैसे ही निंग जिजिन ने उसे जाते हुए देखा, वह अचानक बोल पड़ी, आह फैंग। ये फैंग ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है? एक और राउंड चाहिए। मुझे अंत तक साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी नहीं। बाली द्वीप पर हमारे हनीमून वाले समुद्र दृश्य वाले कमरे में जाने तक इंतजार करो। मैं तुम्हें वह एहसास जरूर दिलाऊंगा। निंग जिजिन मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में मानो आंसुओं की एक झलक दिखाई दी। ये फैंग थोड़ी देर रुका, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। निंग जिजिन की निगाहें छत पर टिकी रहीं, और कुछ समय बाद आंटी झांग ने दरवाजे पर दस्तक दी। छोटी मालकिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मौन। पहले हुए हंगामे के कारण युवती को कुछ हो जाने की आशंका से चिंतित होकर आंटी झांग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। महिला को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखकर आंटी झांग जल्दी से उसके पास गई और बोली, छोटी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ है? निंग जिजिन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी खुली छाती और बाहों पर चुंबनों के कई निशान थे। युवा मालिक, वो सचमुच। अध्याय 665, 163 मछली की तरह पानी पीते हुए तापमान को स्वयं महसूस करना अंडरस्कोर 7। मैं एक स्नान लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी पानी चला देती हूँ। आंटी झांग मुड़ी और बाथरूम की ओर चली गईं। उसी क्षण नाइट स्टैंड पर रखा मोबाइल फोन बज उठा। वह वहीं बेसुध पड़ी रही जब तक कि आंटी झांग बाहर नहीं आई। फोन उठाया और निंग जिजिन के कान में नहीं लगा दिया। जिजिन। फोन से एक कोमल आवाज आई। यह आवाज सुनकर निंग जिजिन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और रोने नहीं दिया। अंकल सी, आपको मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? क्या तुम रो रही हो? निंग किंगलिन ने उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस की। पिछले कुछ दिनों से मुझे सर्दी लग गई है। मैंने अभी तक आपको आपकी आने वाली शादी की बधाई नहीं दी है। अफसोस की बात है कि मैं शायद समारोह में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं उपहार के पैसे में कोई कमी नहीं करूंगी। निंग जिजिन ने बेपरवाही का दिखावा किया। जिजिन, सच कहूं तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन। निंग किंगलिन ने आह भरी, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। निंग जिजिन उठकर बैठ गया। क्या हुआ, अंकल सी? निंग किंगलिन ने संक्षेप में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, मुझे पता है कि यह आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक है, लेकिन वह रानरान की भतीजी है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। जिजिन, भले ही इसका मतलब आपका बहुत बड़ा एहसान चुकाना हो। निंग जिजिन को बाई रान शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन वह अंकल सी की प्रेमिका थी और जल्द ही उसकी आंटी सी बनने वाली थी। भले ही वह उसे नापसंद करती थी, लेकिन निंग किंगलिन के साथ होने के कारण वह उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बाय शियांग शियांग की अपील के दस्तावेज बाद में मेरे ईमेल पर भेज देना। जिजिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं, हम परिवार हैं, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिजिन, अब तुम ठीक हो? निन किंगलिन ने सावधानी से पूछा। निन जिजिन हल्के से हंसी और बोली, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ, अंकल सी। आप और आंटी सी एक दूसरे का ख्याल रखना और जिहुआन को मेरी तरफ से नमस्कार कहना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बाई रान की भतीजी हत्या के एक मामले में शामिल थी और मुकदमा शुरू होने ही वाला था, नतीजा पहले से ही पता था। निन किंगलिन का मतलब था कि अब इस मामले को पलटना असंभव था और यही फिलहाल सबसे अच्छा समाधान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल सी को बाई रान से इतना गहरा प्यार होगा। आमतौर पर आत्मनिर्भर रहने वाले अंकल सी ने भी इस महिला की वजह से उसकी मदद मांगी। बाई रान में ऐसा क्या खास था? लेकिन दिल के मामलों में कौन कुछ कह सकता है। उदाहरण के लिए, जब उसने ये फैन से शादी की तो उसे भी कई हैरान करने वाली निगाहों का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे वह अपनी हैसियत से ऊपर शादी कर रही हो, लेकिन वास्तव में जैसे मछली को पता होता है कि पानी ठंडा है या गर्म, वैसे ही असलियत सिर्फ वही जानती थी। जब तक बाई रान अंकल सी को खुशी दे सकती थी, तब तक उसके लिए वह एक अच्छी महिला थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जियान जुंजी का नंबर डायल किया। वह उसका पहला प्यार था जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हालांकि सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होने के बाद भी वे दोस्त बने रहे, जो कि दुर्लभ बात थी। इस मामले पर आमने सामने चर्चा करना आवश्यक था, फोन पर एक दो वाक्यों में इसे ठीक से समझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने दोपहर में मिलने का फैसला किया क्योंकि दोपहर में उनके पास समय नहीं होगा। जियान जुंजी बहुत ही स्पष्टवादी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मामला उनके बारे में है, उन्होंने बिना एक शब्द कहे सहमति दे दी और मुलाकात के लिए समय पर आने का वादा किया। फोन रखने के बाद निंग जिजिन ने खुद को कंबल में लपेट लिया और फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास जाकर बाहर के नज़ारे को निहारते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या वह चली गई? ये युवती थी। चाची झांग उस युवती की अकेली पीठ को देखते हुए आह भरी, ये महिला ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। निंग जिजिन को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। सीमा झाओ के दिल की तरह साफ। ये किसी और की कोख उधार लेने की बात नहीं थी, यह उसकी जगह लेने की बात थी, क्योंकि उसे एक ऐसी बहू चाहिए थी जिसे आसानी से काबू में किया जा सके, ऐसी बहू जिसका वह कभी दिखावा नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वह दिखावा नहीं कर सकती थी, उसने ये फैन के लिए समझौता किया था, लेकिन इससे लेडी ये का और भी बेरहम उपहास और उत्पीड़न ही हुआ। पहले ये शियाओ शियाओ थी, और जैसे ही ये शियाओ शियाओ थोड़ी शांत हुई, ये युवेई प्रकट हो गई। वह अब और इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये शियाओ शियाओ की बात करें तो ऐसी अफवाह थी कि उसका चेहरा विकृत हो गया था और लेडी ए ने उसे चुपके से दक्षिण कोरिया भेज दिया था। जहां तक उसके चेहरे के विकृत होने की बात है, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि ये लोग अब उसके रिश्तेदार नहीं थे। आंटी झांग, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, निंग जिजिन ने उदासीनता से कहा। आंटी झांग ने चतुराई से कमरे से बाहर निकल गईं। कमरे की ध्वनिरोधक क्षमता उत्कृष्ट थी, फिर भी उसे कभी कभी नीचे से आती हंसी और खुशमिजाज आवाजें सुनाई देती थीं। ये युवेई उससे कहीं अधिक सक्षम थी, कम से कम वह आमतौर पर घमंडी रहने वाली लेडी ये को हंसा सकती थी, ऐसा कुछ जिसके लिए उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। अब जाने का समय हो गया था। उसने अपना फोन निकाला और एक परिचित नंबर डायल किया। जिहुआन, तुम कैसी हो? जिकी के विदेश में पढ़ाई करने चले जाने के बाद अब वह केवल जिहुआन पर ही भरोसा कर सकती थी, जो उसका चचेरा भाई था और जिसकी सफलता में उसने व्यक्तिगत रूप से सहायता की थी। इस समय वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। अध्याय 666, 164। अगर जीवन ठीक वैसा ही होता जैसा हमारी पहली मुलाकात के समय था। आओ और झींगा खाओ। तुम बहुत दुबली हो गई हो, तुम्हें पोषण की बहुत जरूरत है। ये अंटार्कटिक झींगा हैं जो विदेश से हवाई जहाज से मंगाई गई हैं। इनका स्वाद कैसा है? लेडी ये ने ये युवेई का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक झींगा खाने से उसके एक हफ्ते के खाने का खर्च निकल जाता था। झींगा सचमुच स्वादिष्ट था, लेकिन मुंह में जाते ही उसका स्वाद गायब हो जाता था। ये युवेई ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन है जो मैंने खाया है, धन्यवाद महोदया। उस लड़की के बोलने के अंदाज में कुछ ऐसा था जो अनजाने में दिल को छू जाता था। लेडी ये ने आह भरी और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जब भी समय मिले हमारे साथ खाना खाने जरूर आना। शियाओ शियाओ घर पर नहीं है और मैं अकेले बहुत ऊब रही हूँ। बस आकर मेरा साथ दो। ठीक है। उसी क्षण टेलीविजन पर दोपहर की खबरें प्रसारित होने लगीं, जिनमें जियांगजोउ में आए तूफान को प्रमुखता से दिखाया गया।
कहा जा रहा था कि यह पिछले 50 वर्षों का सबसे शक्तिशाली तूफान था, फिर भी इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पत्रकारों ने घटनास्थल पर जाकर साक्षात्कार किए और पाया कि लोग महापौर यान का बहुत सम्मान करते थे और अपनी सुरक्षा का श्रेय उन्हें ही देते थे। शुइयोडोंगटियन समुदाय के सैकड़ों निवासी नगर सरकार के सामने स्वतः ही एकत्र हो गए और उन्होंने महापौर यान को अपनी जान बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने हेतु कृतज्ञता के बैनर प्रस्तुत किए। ये दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था। ये यूएई ने आह भरते हुए कहा, यह मेयर यान सचमुच असाधारण है। लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आजकल उनके जैसे अच्छे अधिकारी दुर्लभ हैं। लेडी ये ने अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान लिए टेलीविजन की ओर एक नजर डाली। पहले से ही अफवाहें फैल रही थीं कि मेयर यान की वापसी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इस एपिसोड का शानदार अंत किया था। उनकी वापसी के बाद उनकी सफलता और भी बुलंदियों पर पहुंचेगी। ऐसा लग रहा था कि राजधानी में बदलाव आने वाला है। फिर स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दिया। ढहने की कगार पर खड़ी एक इमारत से एक लड़की अपनी पीठ पर सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला को उठाए हुए बाहर भागी। ढहती हुई इमारत के सामने का ये दृश्य अत्यंत हृदयविदारक था। धड़ाम की आवाज के साथ लड़की जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। उसकी निगाहें सीधे कैमरे में गड़ी हुई थीं, मानो वह दर्शकों की आत्मा की गहराई में झांक सकती हो। काले और सफेद रंग का ये गहरा विरोधाभास दिल को छू गया। तस्वीर में दिख रही लड़की का नाम जी यून्या है, जो इस त्रासदी में सबसे चमकीला सितारा है। अपने दुर्बल शरीर के बावजूद उसने वृद्धावस्था में आशा की किरण जगाए रखी, कभी हार नहीं मानी और गरिमा एवं समानता के आदर्शों को साकार किया। वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। समाचार एंकर की जोशीली आवाज रेस्तरां के हर कोने में गूंज उठी। ये यूएई उस लड़की के बारे में खबरों से जानती थी। वह कोई मशहूर हस्ती नहीं थी, लेकिन इंटरनेट पर काफी लोकप्रिय हो गई थी। कांग बहनों के साथ उसके पिता का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि वह और भी बड़ी खबर बन गई। यून शेन के घोटालों की तुलना में जी यून्या ने सबको पीछे छोड़ दिया था। मेयरों, अधिकारियों और यहां तक कि पार्टी मीडिया ने भी उसकी प्रशंसा की थी। अब तो वह देश के सबसे प्रभावशाली समाचारों में भी छाई हुई थी। सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी प्रशंसा, ये प्रशंसा कुछ ज्यादा ही लग रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौजूदा सामाजिक माहौल को इस सकारात्मक ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। संयोगवश जी यून्या रूप, रंग और चरित्र दोनों ही दृष्टि से उच्च अधिकारियों की छवि संबंधी आवश्यकताओं पर खरी उतरती थीं। प्राकृतिक आपदा का सामना करने और पहले से ही कुछ प्रभाव होने के कारण अपनी छवि को निखारना और प्रचार प्रसार करना युवाओं के लिए एक उदाहरण बन सकता था। जी यून्या के अलावा कोई और उभर कर सामने आता, लेकिन प्रभाव बिल्कुल अलग होता। दरअसल युवाओं के बीच इतनी गहरी छाप सिर्फ जी यून्या ही छोड़ सकती थी। इस प्रयास का परिणाम दुगना सार्थक रहा। मैंने सुना है कि यह लड़की भी अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी से है। आजकल की अमीर पीढ़ी में इतना दयालु हृदय देखना दुर्लभ है, ये यूवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। लेडी ये ने धीरे से नाक सिकोड़ी, उनकी आंखों में व्यंग्य की झलक थी। दयालु, उस युवती ने सबको मूर्ख बना दिया। अगर वह दयालु होती तो शियाओ को दक्षिण कोरिया नहीं भेजा जाता। हालांकि उसने स्क्रीन पर उस बूढ़ी महिला का इंटरव्यू देखा जो उस लड़की की जमकर तारीफ कर रही थी, और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह लड़की दिलचस्प थी, अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी, दूसरों के लिए उस पर सवाल उठाना भी नामुमकिन बना रही थी। सचमुच एक पागल औरत थी। लेकिन अगर वह सफल हो जाती तो इसके कई फायदे होते, जैसे कि शक्तिशाली और प्रतिष्ठित परिवार उसकी बहू बनने के लिए होड़ लगाते। कितना अच्छा होता अगर ये लड़की उसकी बेटी होती, जिससे उसे इतनी चिंता न करनी पड़ती। दुर्भाग्य से वह जी लानी की बेटी थी। शोहरत दोधारी तलवार है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेडी ये ने रहस्यमय ढंग से कहा। यूवे पूरी तरह से अर्थ न समझ पाने के कारण सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाती रही। धड़ 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 ऊंची एड़ी के जूते पहने निंग जिजिन दूसरी मंजिल से नीचे आए। बिना अभिवादन किए, मानो उसने उन दोनों को देखा ही न हो, वह तेजी से ऊंची एड़ी के जूतों में ही बाहर चली गई। सलीके से सजी धजी निंग जिजिन बेहद आकर्षक और प्रभावशाली थी। जहां भी जाती थी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी उपस्थिति नवोदित ये यूवेई की तुलना से कहीं अधिक थी। अध्याय 667 164। अगर जीवन ठीक वैसा ही होता जैसा हमारी पहली मुलाकात के समय था। युवती ये यूवेई जल्दी से खड़ी हो गई। निंग जिजिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और झट से बैठक कक्ष से बाहर निकल गई। बैठ जाओ, लेडी ये ने सख्ती से कहा। अगर उसे शर्म नहीं है तो हम उसे कोई सम्मान नहीं देंगे। वह खुद को क्या समझती है? ये यूवेई ने अपने होंठ दबाए और चुपचाप बैठ गई।
निंग जिजिन तय किए गए पश्चिमी रेस्तरां में गाड़ी चलाकर पहुंची और उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि सूट और चमड़े के जूते पहने जियान जुंजी वहां आ गया। 30 वर्ष की आयु में ही उपनिदेशक का पद संभाल चुके और प्रभावशाली व्यक्तिगत क्षमताओं वाले एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले जियान जुंजी अभिजात वर्ग के एक आदर्श प्रतिनिधि थे। आप मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब लग रहे थे, क्या बात है? जियान जुंजी का चेहरा सौम्य और विद्वान जैसा था और वे हमेशा गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण मुस्कान बिखेरते थे जिससे एक सहज प्रभाव पड़ता था। हालांकि निंग जिजिन जानती थी कि यह सिर्फ उनका दिखावा था, बंद दरवाजों के पीछे उनका असली स्वभाव उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। निंग जिजिन ने अपने सामने रखे जूस को हिलाया। गर्भावस्था की तैयारी शुरू करने के बाद से उसने कॉफी पीना छोड़ दिया था। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, उस आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ओह, आपको अभी भी मेरी मदद की जरूरत है? ये तो दुर्लभ बात है। क्या आप व्यंग्य किए बिना बात कर सकते हैं? उस समय मैंने आपके साथ गलत नहीं किया था, ये स्पष्ट रूप से आपने ही किया था। रुको रुको, हमें अतीत को कुरेने की जरूरत नहीं है, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। निंग जिजिन भी पुरानी शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला, उसे दिया और जल्दी से स्थिति समझा दी। दस्तावेज की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद जियान जुंजी ने सोचा, मौजूदा सबूत अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, पीड़ित की मृत्यु का प्राथमिक कारण ट्यूबुलर एरोपॉइजन एल्कलॉइड बताया गया है, लेकिन संदिग्ध के खिलाफ सबूतों में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरे मुकदमे के दौरान अपील में इसे उठाया जा सकता है, और इसके अलावा जब मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो भले ही सबूत ठोस लगते हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ लगती है। ट्यूबुलर एरोपॉइजन एल्कलॉइड क्या है? निंग जिजिन ने उत्सुकता से पूछा। ट्यूबुलर एरोपॉइजन एल्कलॉइड एक प्रतिस्पर्धी एनएम रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसका उपयोग आमतौर पर शल्यक्रियाओं में किया जाता है और चिकित्सकीय रूप से इसे एनेस्थेटिक सहायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर यह डायाफ्राम को लकवाग्रस्त कर सकता है और श्वसन को रोक सकता है। इस प्रकार की दवा आमतौर पर बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। जिसने भी इस दवा का प्रयोग किया है उसे चिकित्सा ज्ञान होना चाहिए। हालांकि बाई शियांग तो एक साधारण हाई स्कूल की छात्रा है। उसने ट्यूबुलर एरोपॉइजन एल्कलॉइड का उपयोग करने के बारे में कैसे सोचा होगा? यह एक गंभीर प्रश्न है। ये बहुत जटिल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मुझे ये बताएं कि हम सजा कम कैसे करवा सकते हैं, उसने कहा। जियान जुंजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह मामला दिलचस्प है, मुझे इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। भले ही पहले मुकदमे का फैसला सही आए, आप इन सबूतों के आधार पर दोबारा मुकदमा कर सकती हैं, और उस समय मैं इस मामले को अपने हाथ में ले लूंगी। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जियान जुंजी मुस्कुराए और बोली, शादी के बाद से तुम काफी शांत स्वभाव के हो गए हो, पहले तो तुम इतनी विनम्रता भरी बातें कभी नहीं कहते थे। निंग जिजिन ने आह भरी और उसके लिए एक फोन नंबर लिख दिया। इस मामले के लिए आप उससे संपर्क कर सकते हैं। इसे मेरा आपके प्रति किया गया एहसान समझें, और अवसर मिलने पर मैं इसे चुका दूंगा। मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार कर रहे हो। जियान जुंजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम्हारी आवाज के लहजे से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम आखिरी विदाई दे रहे हो। क्या जाने की योजना बना रहे हो? निंग जिजिन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या मैं बकवास कर रही हूँ? निंग जिजिन, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। यकीनन तुम्हें संतान न होने की वजह से ससुराल से नहीं निकाला जा रहा है। निंग जिजिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। भले ही मेरे बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन मेरी स्थिति अटल है। सच में? तो फिर आज मैंने काम पर 2 युवतियों को आपकी सास के बारे में गपशप करते क्यों सुना कि उन्होंने आपकी सरोगेट बनने के लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की को ढूंढ लिया है। निंग जिजिन ने गुस्से से भरी आंखों से मेज पर हाथ पटका और कहा, क्या आपके दफ्तर की सभी युवतियां इतनी गपशप करने वाली हैं? ये तो काम से थोड़ा आराम करने और तनाव दूर करने का एक तरीका है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सही अनुमान लगाया हो? निंग जिजिन ने नजरें फेर ली और कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने मामलों का ध्यान रखो। निंग जिजिन, उनका लहजा अचानक गंभीर हो गया। निंग जिजिन का दिल जोर से धड़क रहा था, और जब उसने ऊपर उसकी ओर देखा तो उसने पाया कि उसकी आंखें गहरी और तीव्र थीं, मानो उसे अपनी ओर खींच रही हो। तुम ये सब क्यों सह रही हो? अगर तुम सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस अस्पष्ट कथन का अर्थ केवल वे दोनों ही समझ पाए।
निंग जिजिन ने होंठ सिकोड़ते हुए उपहास किया और कहा, माफ कीजिए, मुझे रखेल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जियान जुंजी ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरा तलाक 2 साल पहले हो गया था। निंग जिजिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे पुराने रिश्तों में फिर से दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और चली गई। अध्याय 668 164 यदि जीवन पहली मुलाकात जैसा ही होता 3। जियान जुंजी ने उसके जाते हुए रूप को देखा और अपना सिर हिलाया। उसका स्वभाव अब भी पहले की तरह ही जिद्दी था। यह अफसोस की बात थी कि वे दोनों जानते थे कि चीजें कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। निंग जिजिन जब वेस्टर्न रेस्टोरेंट से निकली तो उनका फोन बजा और कॉलर आईडी देखकर उन्होंने अपने होंठ सिकोड़े और आंसर बटन दबाकर फोन कान से लगा लिया। फोन से उस आदमी की गहरी और प्रभावशाली आवाज आई, तुम कहाँ हो? निंग जिजिन ने चिलचिलाती धूप की ओर देखा और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बाहर। कहा, मैंने अभी कुछ काम निपटाए हैं, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं मानशियाली में हूँ। अकेली हो? निंग जिजिन के होठों पर मुस्कान आ गई। जियान जुंजी के साथ। जियान जुंजी के अस्तित्व के बारे में ये फैन को बाकी सभी से कहीं ज्यादा स्पष्ट जानकारी थी और इसी वजह से उन दोनों के बीच अनगिनत बार 100 से भी ज्यादा बार बहस हो चुकी थी। उसे लगा कि वह गुस्सा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई और फिर उसने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। फोन रखने के बाद निंग जिजिन सड़क पर चलती रही। गाड़ियां आती जाती रहीं, पैदल यात्री जल्दी में थे। वह एक खोई हुई आत्मा की तरह अकेली भटक रही थी, केवल उदासी से रोने की इच्छा हो रही थी। कुछ समय बीतने के बाद सड़क किनारे एक कार रुकी। ये फैन कार से बाहर निकला, अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ाया और गले लगाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर नहीं देखा तो मैं कितना चिंतित था? वह आलिंगन इतना परिचित और गर्मजोशी भरा था। उसके हाथ उसकी पीठ पर मौजूद कमीज को कसकर पकड़े हुए थे, मानो उसकी आंखों में झलक रही कड़वाहट को दबा रहे हों। क्या हुआ? ये फैंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है। ये फैंग उसे उस रेस्तरां में ले गया जहां वे अक्सर जाया करते थे और उसके पसंदीदा मीठे व्यंजन मंगवाए। ये फैंग उसे खाते हुए ऐसे देख रहा था मानो उसे भोजन का आनंद लेते हुए देखना उसके लिए दुनिया की सबसे खुशी की बात हो। जब ये फैंग पहली बार निंग जिजिन से मिला तो वह एक सड़क किनारे की दुकान पर बैठकर कबाब खा रही थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका व्यवहार कुछ पुरुषों से भी ज्यादा अशिष्ट था। सुसंस्कृत ये फैंग के लिए ये दृश्य समझ से परे था। भला कोई लड़की इतनी रूखी और जिद्दी कैसे हो सकती है? फिर भी किसी कारणवश तब से वह छवि उसके मन में इस कदर बस गई कि उसे मिटाना नामुमकिन हो गया। बाद में जब उनका सामना उपद्रव मचा रहे कुछ बदमाशों से हुआ तो दिखने में दुबली पतली उस लड़की ने पल भर में ही कई आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। वह बेहद फुर्तीली और कुशल थी। वह उस लड़की की मुस्कान को कभी नहीं भूल सकता था। जब वह मुड़ी, उसकी मुस्कान बेहद जीवंत और शरारती आकर्षण से भरी थी, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे प्यारे लड़के, शो का आनंद ले रहे हो? अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो छोटे मालिक को भुगतान करना होगा। उसने अनायास ही भौहें चढ़ा ली। एक महिला खुद को छोटा मालिक कैसे कह सकती है और इतनी अशिष्ट हो सकती है? अपने पीछे मंडरा रहे खतरे से अनभिज्ञ, उसने केवल उस लड़की को पागलों की तरह अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जिसने पीछे से उसे एक जोरदार लात मारी। धड़ाम की आवाज के साथ एक गुंडा जो पीछे से लाठी से उस पर हमला करने वाला था, लात मारकर दूर जा गिरा। लड़की चलकर पास आई, छड़ी उठाए और उसे पुरुषों के सिर पर दे मारा, जिससे पल भर में त्वचा फट गई और खून बहने लगा। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये लड़की इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? छोटे मालिक के लोगों से पंगा लेकर तुम मौत को दावत दे रहे हो, लड़की ने गुस्से से कहा। उसने गुस्से में बहुत अपशब्द कहे, इतने अश्लील कि किसी कारणवश छोटे मालिक के लोगों वाले शब्द सुनकर ये फैन का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। पुलिस सायरन की आवाज अचानक सुनाई देने लगी और वे तेजी से उनके स्थान की ओर बढ़ने लगे। धत्तेरे की! लड़की ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी, दौड़ने लगी, फिर पीछे मुड़कर देखा तो लड़का अभी भी वहीं खड़ा था, अचंभित। उसने फिर से गाली दी और वापस दौड़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचने लगी। अरे बेवकूफ, भाग क्यों नहीं रहे हो? पुलिस के हाथों पकड़े जाने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो? उसका हाथ दूसरी लड़कियों के हाथों से अलग था, नाजुक नहीं बल्कि मजबूत और खुरदुरा, फिर भी उससे सुरक्षा का एहसास होता था। वह अपने बगल में दौड़ती हुई लड़की को देख रहा था। उसके बाल लड़कों जैसे छोटे कटे हुए थे, चेहरे पर साहस था, लेकिन लड़की की सुंदरता की कमी नहीं थी।
त्वचा बेहद गोरी थी, दौड़ते और हौंफते हुए उसके गाल हल्के से लाल हो रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उन्हें मारा हो, पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? लड़के ने उसके हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें बेवकूफ समझना गलत है, तुम सचमुच बेवकूफ हो। पुलिस तुमसे बहस नहीं करेगी, अगर वे कहते हैं कि तुमने किया है तो तुमने ही किया है, खासकर तुम्हारे जैसे आसान शिकार, सुंदर लड़के। बोलते हुए उसकी निगाहें उस लड़के पर ऊपर से नीचे तक घूमी और उस निगाह को देखकर लड़का अचानक अपना सीना ढांकने लगा। हा हा हा, तुम तो बड़े मजेदार हो, दिखने में भी बुरे नहीं हो और तुम्हारी कद काठी भी बढ़िया है। क्या सोचते हो, छोटे मालिक के साथ घूमने में दिलचस्पी है? किसी ने मुझे धोखा दिया है और मेरा मूड खराब है। लड़की ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। क्या तुम सच में औरत हो, इतनी बेशर्मी से? लड़के ने गुस्से और अपमान से चेहरा लाल करते हुए कहा। लड़की ने ठंडी सी आवाज में फुफकारा और अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी निगाहें उसकी आंखों में चुभती हुई थीं। छोटे मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारा कोई दखल है? वैसे भी मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, इसे अपने जीवन के कर्ज का बदला समझो। अध्याय 669 164 यदि जीवन बिल्कुल पहली मुलाकात जैसा होता _4। बस यूं ही वो एक आदर्श छात्र, पांचों अच्छे गुणों से संपन्न युवक और एक बदजुबान बिगड़ैल लड़की के जाल में फंस गया। उस पल से ही वो जियांगजो विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बन गया और हर दिन एक नया दृश्य सामने आता। मास्टर निंग, जिससे हर कोई दूरी बनाए रखता था, दिन भर स्कूल में इधर उधर घूमता रहता था और यहाँ तक कि खुलेआम ये फैंग स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के की प्रेमिका होने का दावा करता था और उसके साथ कक्षाओं और भोजन पर जाता था। जब वो बास्केटबॉल खेलता था तो वो उसका हौसला बढ़ाती थी और जाहिर है जो भी लड़की उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करती, उसे मास्टर निंग खूब खरी खोटी सुनाता, जिसके बाद वो लड़कियां सिर झुकाकर विनम्रता से स्कूल में घूमती रहती थीं। स्कूल की एक खूबसूरत लड़की इस बात से दुखी थी कि इतने सीधे सादे और नेक लड़के को इस तरह की औरत ने दागदार कर दिया है और उसने उसे बचाने का बीड़ा उठाया। उस समय उस लड़की ने निंग जिजिन की जमकर बुराई की। निंग जिजिन खेल के मैदान की रेलिंग पर बैठी थी और अपनी तिरछी निगाहों से अपने बगल में खड़े युवक को देख रही थी। क्या मेरा बॉयफ्रेंड होना तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाता है? उस आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए एक हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर उसे चूमने की पहल की। निंग जिजिन की आंखें चमक उठी, उसने अपना हाथ उसके सिर पर लपेट लिया और वे 1 मिनट से भी ज्यादा देर तक चुंबन करते रहे, जिससे वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की गुस्से से लाल पीली हो गई, मानो उसकी सारी इज्जत चली गई हो। निंग जिजिन मेरी ये फैंग की प्रेमिका है। अब से जो भी उससे पंगा लेगा वो मुझसे, ये फैंग से पंगा लेगा, उस आदमी ने अधिकारपूर्वक उसके कंधों पर हाथ रखते हुए घोषणा की। मास्टर निंग, जो आमतौर पर निर्भीक और धूर्त रहते थे, अब एक छोटी महिला की तरह उनसे चिपके हुए थे। बाहर से अफवाहें फैल रही थीं कि निंग जिजिन के कई प्रेमी थे और वह एक अस्त व्यस्त निजी जीवन जीती थी जो ये फैन के बिल्कुल भी लायक नहीं था। अफवाहें फैलने पर निंग जिजिन ने उससे पूछा, क्या तुम इन पर विश्वास करते हो? ये फैंग ने अपने कटोरे में से सारी हरी प्याज और अदरक निकालकर उसे दे दी। मैंने तुम्हारे अतीत में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से मेरा है। कभी मासूम और शर्मीला रहने वाला वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया था और उसने अपना दबदबा कायम करना सीख लिया था। निंग जिजिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सचमुच मेरे कई बॉयफ्रेंड थे। उसने देखा कि चॉपस्टिक पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था और उसकी आंखों में थोड़ी सी हंसी झलक रही थी। मूर्ख, चलिए देखते हैं, बलवाड़ी से लेकर अब तक 1, 2, 13। ये फैन के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते चले गए। अरे इतने सारे हैं कि ठीक से याद रखना मुश्किल है। एक झटके के साथ उसने अपनी चॉपस्टिक जमीन पर पटक दी और उसे सख्ती से देखते हुए बोला, निंग जिजिन, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अतीत में कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, बस अब से तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओ। मैं उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दूंगा। निंग जिजिन ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम उन्हें दिल पर नहीं लेते तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। ये फैंग उठा और चला गया। निंग जिजिन जल्दी से उसके पीछे गई। क्या अब तुम मुझसे नाराज हो? ये फैंग अचानक मुड़ गया। निंग जिजिन ने उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, इतना गुस्से में कि तुम्हारा गला घोंट दूं। लेकिन मैं क्या करूं? निंग जिजिन, मुझे इतनी देर रात तुमसे मिलने के लिए किसने कहा? क्या तुम मुझे सताने के लिए स्वर्ग से भेजे गए हो?
निंग जिजिन मुस्कुराए और पहल करते हुए उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। मूर्ख, तुम दूसरों की कही हर बात पर विश्वास कर लेते हो। उसने उसके हाथ में एक रूम कार्ड थमाते हुए कहा, सीव्यू होटल, कमरा नंबर 3012, मैं आज रात 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब वह विदा हुई तो पहली बार उसके चेहरे पर इतनी मनमोहक मुस्कान थी। ये फैंग वहीं अचंभित खड़ा रहा। अचानक उसे अपने हाथ में पकड़ी वस्तु बहुत गर्म महसूस हुई, इतनी गर्म कि उसका दिल बैठ गया। वह दिन भर कक्षा में अन्यमनस्क रहा, उसके मन में निंग जिजिन की आखिरी मुस्कान गूंज रही थी। वह हमेशा से एक नेक बच्चा था, जिसने कभी अपने शिक्षकों या माता पिता को चिंता नहीं दिलाई। जहां उसकी उम्र के अन्य किशोर लड़कियों के प्रति आकर्षित थे, वहीं वह अपनी पढ़ाई में लीन था। टेफल और आईएलटीएस की तैयारी कर रहा था, अपने कंधों पर मौजूद जिम्मेदारियों से भलीभांति वाकिफ था और कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने कभी किसी महिला का हाथ तक नहीं पकड़ा था, जिसे निंग जिजिन के शब्दों में वह पूरी तरह से एक गंवार साबित करता था। उसके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था, उसे देर से एहसास हुआ। वह पूरे दिन इस दुविधा में जूझता रहा कि जाए या न जाए। वह उसे खुश करने की क्षमता हासिल करने से पहले उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह खुद पर काबू नहीं रख सका। स्कूल खत्म होते ही वह दौड़कर घर आया, नहाया, कपड़े बदले और इत्र भी लगाया। अपनी मां की संदेह भरी निगाहों से बचते हुए वह घर से निकल गया। पूरे रास्ते वह खुद को हिम्मत देता रहा। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, दस्तक देने के लिए तैयार था, तभी अचानक अंदर से दरवाजा खुल गया। उसने निंग जिजिन को इतना खूबसूरत पहले कभी नहीं देखा था। उसने लंबे लहराते बालों वाली विग पहनी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप था, रेशमी नाइटगाउन में वो मोहक, जीवंत और ऊर्जावान लग रही थी। उसकी उग्रता कम हो गई थी और उसकी जगह एक परिपक्व महिला का आकर्षण झलक रहा था। उसने उसे अपनी ओर खींचा और दीवार से सटा दिया। दरवाजे से लेकर बिस्तर तक उसे चूमती रही, जब तक कि दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह नग्न नहीं हो गए। कमीने, अब खुश हो गए। मेरी कमर तो टूट ही जाएगी, उसने शिकायत की। उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। फिर कभी खुद को युवा मालिक मत कहना। तुम्हें क्या हक है? उफ, तुम बेवकूफ हो। अंत में उसकी आवाज धीमी हो गई। ठीक है। बाद में ये फैंग ने सच्चाई जानने के लिए उससे और भी सवाल किए, जैसे कि उसके कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। निंग जिजिन ने बेबसी से जवाब दिया, तीसरे नंबर पर तुम हो। पहला तो मेरा प्राइमरी से हाई स्कूल तक का सहपाठी था, लेकिन फिर उसके माता पिता राजधानी चले गए और हमारा संपर्क टूट गया। दूसरा तो बिल्कुल घटिया इंसान था जिसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मुझे तो लगभग पागल ही कर दिया था। तीसरा, वो तुम हो। बहुत से लोग मुझसे जलते हैं, इसीलिए वे मेरी बदनामी करते हैं। ये अफवाहें यहीं से शुरू होती हैं। वह हमेशा से ही एक उग्र और दृढ़ निश्चयी महिला थी, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसने अपने कठोर स्वभाव को नर्म कर लिया। उन सलीकेदार और शालीन पोशाकों को पहनना शुरू कर दिया जिन्हें वह कभी नापसंद करती थी, बनावटी ढंग से बोलना शुरू कर दिया, नजाकत से खाना शुरू कर दिया और अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। वह बदल चुकी थी, राजधानी के आलीशान महल में पिंजरे में बंद चिड़िया जैसी हो गई थी। उसमें अब मास्टर निंग की बेफिक्री नहीं थी और वह पहले कभी खुलकर नहीं हंसती थी। उसने अनगिनत बार खुद से पूछा, क्या यही तुम्हारा प्यार है? उसे तुम्हारे लिए इतना बलिदान देने पर मजबूर करना। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, वह उसे छोड़ नहीं सकता था, फिर भी वह अपने ऊपर पड़ी जिम्मेदारियों को भी नहीं छोड़ सकता था। वह क्या कर सकता था? उसे क्या करना चाहिए था? इस समय उससे पहले की तरह दिल खोलकर खाते हुए देखना दूसरों की नज़र में भले ही असभ्य लगे, लेकिन उसके लिए यह दुनिया का सबसे खूबसूरत दृश्य था। काश वह हमेशा ऐसी ही रह पाती। हालांकि वह जानता था कि माता पिता और परिवार के दबाव ने उसके लिए खुद को अभिव्यक्त करना असंभव बना दिया था, जिससे वह एक ऐसे पक्षी की तरह मजबूर हो गई थी जिसके पंख काट दिए गए हों, और उसे अपनी सारी उग्रता को समेटना पड़ा था और खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में ढालना पड़ा था जो वह बनना नहीं चाहती थी। जिन, मुझे माफ कर दो, उसने अचानक कहा। निंग जिजिन ने चॉपस्टिक पकड़ी हुई थी, तभी उसका हाथ रुका। उसने उसकी तरफ देखा, चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपना मुंह पोंछने के लिए एक नैपकिन उठाया। तुमने यह बात इतनी बार कही है कि मेरे कानों में छाले पड़ गए हैं, उसने कहा। आह भरते हुए निंग जिजिन ने हल्के स्वर में कहा, तुमने क्या गलती की है? ये सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ है और वह इसी अंत की हकदार थी। ये फैंग, अगर तुम्हें मेरे और अपनी माँ के बीच चुनाव करना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? यह एक ऐसा सवाल था जो निंग जिजिन ने लंबे समय से अपने दिल में दबा रखा था, और आज आखिरकार उसने ये सवाल पूछ ही लिया। परिणाम निश्चित होने के बावजूद भी वह उसके मुंह से ही जवाब सुनना चाहती थी।
जिन मुझे मजबूर मत करो, उसने दुख भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। देखो, तुम भी परेशान हो। हाँ, माँ तो एक ही होती है, लेकिन पत्नी, विशेषकर संतान उत्पन्न करने वाली स्त्री, कहीं भी मिल सकती है। उसने पलटवार किया। ये फेंग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? निंग जिजिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, ये फेंग, अनजान बनने का नाटक बंद करो। तुम जानते हो ना कि आज उस औरत को किस लिए लाया गया है? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम पूरी तरह अनजान हो। वह यहाँ किस लिए आए हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसे कोई महत्व मत दो, उसने पलटवार किया। चाहे तुम कितना भी इनकार करो, क्या तुम अपनी माँ की बात मानने से इनकार करने की हिम्मत करोगे? अगर वह तुमसे उस औरत के साथ सोने के लिए कहे तो क्या तुम मना करने की हिम्मत करोगे? निंग जिजिन, ये फैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? हल्की हंसी के साथ निंग जिजिन ने कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी माँ ने उसे सरोगेट के तौर पर लाया है। तुम्हारी माँ का स्वभाव ऐसा है कि वो उसे सीधे तुम्हारे बिस्तर पर भेज देगी। ऐसा पहली बार नहीं होगा। ये फैंग ने अचानक हाथ के इशारे से सारे बर्तन फर्श पर फेंक दिए और चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। उसे देखते हुए निंग जिजिन ने कहा, ये फैंग, इस तरह चलते रहने से हम दोनों को ही तकलीफ होगी। उसने मेज पर तलाक का समझौता रखा और कहा, बस इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। ये फैंग झपटा और समझौते को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। गिरते हुए टुकड़ों के बीच वह गुस्से से गुर्राया, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे तभी तलाक दे सकती हो जब तुम मर चुकी हो। निंग जिजिन ने आह भरी, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। मैं बहुत थक गई हूं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं न तो तुम्हें रोकना चाहती हूं और न ही खुद को। क्या तुम मुझे भी जाने का रास्ता नहीं दे सकते, और खुद को भी? असंभव, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये बिल्कुल असंभव है। वह पागलों की तरह चिल्लाया, उसे पकड़कर दूर जाने की कोशिश करने लगा। चलो विदेश चलते हैं और कभी वापस नहीं आते। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। चलो अभी चलते हैं, उसने बेताब होकर कहा। निंग जिजिन का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह अचानक उसकी पकड़ से छूटकर बोली, क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हैं? यथार्थवादी बनिए। आप शेंगहुआ के उत्तराधिकारी हैं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? आगे की कहानी सुनाने के लिए वीएम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।